हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन अफेयर्स। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एज यूजुअल जैसा हम अभी तक करते आए हैं, दो पार्ट्स में उसी तरह करेंगे। पार्ट वन है ये, इसमें लगभग 50 क्वेश्चन है। इसके बाद पार्ट टू आएगा, उसमें भी लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। और इस तरह से कुल मिला के 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, बन सकते हैं किसी भी मंथ के करंट अफेयर्स के, राइट। तो पार्ट वन की शुरुआत करते हैं और जल्दी से अपने 50 क्वेश्चन खत्म करते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन विद क्वेश्चन नंबर वन। तो आज का पहला प्रश्न है, रिसेंटली द नेशनल एजुकेशन डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन डैश नवंबर 2023। तो हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नवंबर की किस तारीख को मनाया गया है, ये बताना है। तो क्वेश्चन से हमें ये समझ आ जाता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, ये किस मंथ में मनाया गया है, नवंबर मंथ में मनाया गया है या मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछी गई है डेट, या किस तारीख को मनाया गया है नवंबर में। तो 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या फिर नेशनल एजुकेशन डे। इंपॉर्टेंट डे है, इसलिए इसकी थीम भी याद रखना है। थीम क्या है, येलो हाईलाइटेड में देख पा रहे होगे, एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। ऐसे ही याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट थीम भी पूछी जाती है और डे भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एम्ब्रेसिंग इनोवेशन इज द थीम फॉर नेशनल एजुकेशन डे, है ना। एक तस्वीर और देख पा रहे होगे यहाँ पर, ये अगर आप इनको पहचानते हो या कभी किसी बुक में देखा हो या इंटरनेट पे देखा हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं पहचानते हो तो इनको भी जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर यहाँ पर इनकी तस्वीर है तो इनका कुछ ना कुछ तो संबंध होगा शिक्षा दिवस से या फिर शिक्षा से। तो ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। कंफ्यूज नहीं होना है एपीजे अब्दुल कलाम में और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के नाम में। ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर या फिर जयंती पर मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे या फिर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसलिए इंपॉर्टेंट है इनका नाम याद रखना, राइट। अब इनकी जयंती पे अगर ये दिवस मनाया जा रहा है तो ये कुछ ना कुछ संबंध रखते होंगे जरूर, किससे? शिक्षा से। तो ये थे भारत के, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी पर या फिर जयंती पर मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे या फिर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। थीम याद रखना है एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। किस मंत्रालय द्वारा ये दिवस मनाया जा रहा है? तो 2008 से इसको मनाया जा रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। काफी ऑब्वियस है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा ही मनाया जा रहा होगा इसको। शिक्षा मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कौन है आज की डेट में? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इनका भी नाम याद रखना है, राइट। एक चीज और याद आ रही है, कंफ्यूज करने के लिए पूछी जाती है अक्सर, हो सकता है ये भी पूछा जाए कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है या फिर अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जा रहा है। अभी तक हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की, लेकिन अब हम पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जा रहा है। तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को, और 24 जनवरी दूर नहीं है, आने ही वाला है, इसलिए इसको भी याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। थीम क्या है? एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। आगे बढ़ा जाए, ये कुछ और इंपॉर्टेंट डेज हैं और थीम्स हैं नवंबर मंथ के, राइट। 1 से 15 तक के यहाँ मेंशन कर दिए गए जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं और उनकी थीम्स, और केवल वही मेंशन किए हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, और 15 से लेकर 30 तक के आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। तो बात करते हैं बाकी के इंपॉर्टेंट डेज की। तो 7 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। इसकी थीम भी याद रखनी है, क्लोज द केयर गैप। 9 नवंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड फाउंडेशन डे। उत्तराखंड की खोज हुई थी एज स्टेट, राज्य के रूप में उत्तराखंड को खोजा गया था 9 नवंबर, अगर सन की बात करें 2000 को, राइट। ईयर भी याद रखना है, उत्तराखंड का जो फाउंडेशन ईयर है वो क्या है? 2000। और डेट की अगर बात करें तो 9 नवंबर। 11 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे, अभी हम पढ़ी करा रहे हैं।
थीम भी याद रखना जरूरी है, एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे। थीम क्या है? इंश्योरिंग एवरी चाइल्ड एवरी राइट। 14 नवंबर को ही जयंती होती है किसकी? जवाहरलाल नेहरू जी की। दैट इज अवर फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की भी जयंती होती है 14 नवंबर को, और इसी दिवस को मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे के रूप में, राइट, बाल दिवस के रूप में। थीम याद रखना जरूरी है, याद रखना। और 14 नवंबर को ही वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। और इसकी थीम भी याद रखना, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। फिर आते हैं 15 नवंबर को मनाया जाता है झारखंड फाउंडेशन डे। झारखंड भी खोजा गया था एज स्टेट, राज्य के रूप में स्थापना हुई थी झारखंड की। कब? 15 नवंबर, सन की बात करें 2000 में ही, राइट। तो झारखंड और उत्तराखंड दोनों ही राज्य बने हैं 2000 में, केवल डेट अलग है। झारखंड की है 15 नवंबर और उत्तराखंड की है 9 नवंबर। 15 नवंबर को ही मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस, ये भी याद रखना है। जिस दिन झारखंड की या फिर झारखंड राज्य की खोज हुई है उसी दिन जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है, दैट इज 15th ऑफ नवंबर। तो ये इंपॉर्टेंट डेज थे, याद रखना है। और इनकी थीम्स भी येलो हाईलाइटेड में है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहो लिख लो। अगला प्रश्न है, रिसेंटली द फोर्थ एडिशन ऑफ एन एक्सरसाइज बोंगो सागर 23 वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 23 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया था? तो भाई ये चौथा संस्करण है एक अभ्यास का जिसका नाम है बोंगो सागर। बताना है ये किसके किसके बीच में हुआ है या फिर भारत ने इसको किस देश के साथ पूरा किया है। तो बोंगो सागर जो है ये एक्सरसाइज हुई है भारत और, नाम से समझ आ रहा होगा, भारत और बांग्लादेश के बीच, राइट। अगर पूछा जाए ये किस तरह की एक्सरसाइज है, मतलब सैन्य अभ्यास है या फिर नौसेना अभ्यास है या फिर वायु अभ्यास है, तो नाम से भी समझ आ रहा है सागर, तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसेना अभ्यास है, ये भी याद रखना है। अब ये नौसेना अभ्यास है तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से किस इंडियन नेवल शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो आईएनएस कुथार ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में, जिसका नाम है बोंगो सागर। इंडियन नेवल शिप कुथार ने पार्टिसिपेट किया था। कहां पर हुई थी ये भी पूछा जा सकता है, तो बे ऑफ बंगाल में इस एक्सरसाइज को पूरा किया गया, इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा, राइट। नाम क्या है? बोंगो सागर, चौथा संस्करण है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रिसेंटली विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू अडॉप्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भारत का पहला राज्य है जिसने अपनाया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहले आंसर बताओ कौन सा हो सकता है, अगर पता हो तो ऑप्शन देखो, असम है, केरला है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। तो उत्तराखंड ने अपनाया है यूनिफॉर्म सिविल कोड और ये बन चुका है पहला राज्य भारत का यूसीसी अपनाने वाला। एक क्वेश्चन जो कॉमनली पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आता है यूसीसी या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आर्टिकल 44 बताता है हमें किस बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, ठीक। तो आर्टिकल 44 याद रखना है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड है पहला राज्य भारत का जिसने यूसीसी को अपनाया है। उत्तराखंड की बात करें, यहाँ के सीएम कौन है बताओ भाई, कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी हैं, कई बार हम बात कर चुके हैं लेकिन फिर भी रिकॉल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वह है गुरमीत सिंह जी, ये भी याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पहला स्टेट है भारत का जिसने यूसीसी अपनाया है। हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कि कौन सा पहला वो राज्य है जिसने विरोध किया है या फिर अपोज किया है। तो जो केरला विधानसभा है या फिर जो केरला असेंबली है, स्टेट असेंबली है,
उसने पूरी तरह अपोज किया है इस यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, या फिर समान नागरिक संहिता का। ये भी याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने फॉर्मली अपोज किया है यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तो केरला याद रखना है। और किसने अडॉप्ट किया है, पहला राज्य जो बन चुका है अडॉप्ट करने वाला है, वो कौन है, उत्तराखंड है। राइट। उत्तराखंड की दो कैपिटल्स हैं, कौन कौन सी हैं? समर कैपिटल कौन सी है? गरसाए है। और विंटर कैपिटल कौन सी है? देहरादून है। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, रिसेंटली एंजेलो मैथ्यूज बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट टू गेट टाइम्ड आउट एंड ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो हाल ही में एंजेलो मैथ्यू क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, और वह किस देश से संबंधित है। हालांकि ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब वर्ल्ड कप का जो डेडिकेटेड सेशन था उसमें हमने इसमें बात की थी। फिर से लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्रिकेट के इतिहास में पहले प्लेयर हैं जो टाइम आउट हुए हैं। ठीक, टाइम आउट रूल से इनको डिसमिस किया गया है या फिर आउट किया गया है क्रिकेट इतिहास में, और ये पहले प्लेयर हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है एंजेलो मैथ्यूज। बताना है किस टीम के हैं। तो यहां से ये इनकी तस्वीर और इनकी जर्सी से साफ पता चल रहा होगा, ये हैं श्रीलंका के खिलाड़ी जिनका नाम है एंजेलो मैथ्यूज। और ये क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि ये आउट हुए हैं किस रूल से, टाइम्ड आउट रूल से। इसके बारे में बात की थी, शॉर्ट में बता देते हैं। टाइम आउट रूल के हिसाब से कोई भी टीम जो बैटिंग कर रही है, अगर उसका कोई प्लेयर आउट होता है, तो जो नेक्स्ट प्लेयर आएगा बैटिंग करने, उसके पास एक लिमिटेड टाइम होता है पिच पर आने का। नॉर्मल इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जाए तो 3 मिनट का समय होता है, निर्धारित होता है कि 3 मिनट में जो अगला बैट्समैन है वो पिच पर आ जाना चाहिए। और वर्ल्ड कप में ये समय 2 मिनट का रखा गया था। राइट। और ये जो चीज हुई है, ये जो टाइम आउट हुए हैं, ये वर्ल्ड कप के चलते ही हुए थे। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में मैच हो रहा था, तो इनको 2 मिनट का समय मिला था, या 2 मिनट का समय मिलता है अगले बल्लेबाज को आने का, जिसमें ये 2 मिनट में नहीं आ पाए और विरोधी टीम ने अपील की, टाइम आउट की, और फिर इनको टाइम आउट डिसमिस किया गया। राइट। तो क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका के खिलाड़ी हैं एंजेलो मैथ्यूज। किस टीम के खिलाफ खेल रहे थे? तो ये बांग्लादेश के खिलाफ मैच चल रहा था। क्योंकि क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हो रहा है, तो हो सकता है स्टेडियम भी पूछ लिया जाए। तो ये मैच हो रहा था अरुण जेटली स्टेडियम में, जो कि कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। ये भी याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न, रिसेंटली वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ वाज लॉन्च्ड एंड इट वाज नेम्ड एज। हाल ही में दुनिया का पहला एआई मानव जैसे रोबोट सीईओ लॉन्च किया गया था, और इसे क्या नाम दिया गया था, ये बताना है। तो ये विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक मानव की तरह एक रोबोट सीईओ बनाया गया है। अभी तक जब भी हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करते थे, सीईओ की बात करते थे, तो हमें लगता था कि कोई चलता फिरता इंसान, पुरुष हो या महिला हो, अच्छा सा सूट बूट में एक ऑफिस में बैठा हुआ है, जो कि एक अच्छी पोजीशन पे है। राइट। लेकिन अब ये जो सीईओ है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कुछ इस तरह से रोबोट फॉर्म में बनाया गया है, और ये एक रोबोटिक सीईओ है, विश्व का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका नाम बताना है क्या रखा है। और इस रोबोटिक सीईओ का नाम है, यहां से ऑप्शन देखो, मिका है, पिका है, कापी है, कामी है। तो मिका है इस रोबोटिक सीईओ का नाम, जो कि विश्व की पहली मानव की तरीके एक बनाई गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। हो सकता है कंपनी भी पूछी जाए कि किस कंपनी का सीईओ, ये रोबोटिक सीईओ इंट्रोड्यूस हुआ है, तो डिक्टेडर है ये कंपनी जिसने ये रोबोटिक सीईओ इंट्रोड्यूस किया। Dictator announces the first AI human-like robot CEO in a global company, right? तो याद रखना है ये, ठीक है। विश्व का पहला है, नाम याद रखना है, मिका, इंपॉर्टेंट है, रोबोटिक सीईओ। अगला प्रश्न, रिसेंटली विच सिटी बिकेम द इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को। हाल ही में कौन सा शहर यूनेस्को द्वारा साहित्य का भारत का पहला शहर बन गया है? तो साहित्य का शहर बना है पहला भारत का, इसलिए इंपॉर्टेंट है।
फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर, और ये किसके द्वारा बनाया गया है? यूनेस्को द्वारा मार्क किया गया है या इसको रिकॉग्निशन मिला है। ऑप्शंस देखो, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शंस में ज्यादातर सिटी है, ठीक है, और सिटी ही पूछा गया है, स्टेट नहीं पूछा गया है। लेकिन हम स्टेट का नाम बताते हैं जहां पर ये सिटी है, केरला। अब ऑप्शंस में से देखो कि केरला में कौन सा सिटी है। प्रयागराज यूपी में है, गांधीनगर गुजरात में है, ग्वालियर एमपी में है। तो कोझिकोड जो है केरला में, जिसको बना दिया गया है भारत का पहला, या फिर साहित्य का भारत का पहला शहर, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस फ्रांस में। जनरली पूछ लिया जाता है, सही। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? कब इसका गठन हुआ था? 1945 में हुआ था। हो सकता है इसके हेड भी पूछे जाए, ठीक, या डीजी कौन है? तो वो है ऑड्रे अजूले, इनका भी नाम याद रखना है। ऑड्रे अजूले हैं हेड या फिर डीजी हैं किसके? यूनेस्को के। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। फिर से बोल देते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। कोझिकोड है भारत का पहला साहित्य वाला शहर, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। स्टेट की बात करें तो केरला। अगला प्रश्न है, रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग बिकेम द 95th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो हाल ही में निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95th सदस्य बना है, या फिर 95 नंबर का सदस्य बन चुका है? कौन? आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, अभी नवंबर 2023 में। ऑप्शंस देखो, या फिर यहां पर एक फोटो दिख रहा है, यह इस जो भी कंट्री है जो मेंबर बना है उसका फ्लैग है, ये अगर पहचानते हो तो अच्छी बात है। और ये है चिल, राइट। चिल का है ये फ्लैग, जो कि बन चुका है 95th मेंबर आईएसए का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, राइट। चिल की अगर बात करें तो ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, कॉन्टिनेंट की अगर बात करें इसके, है ना, ये भी याद रखना है। अच्छा, चिल की कैपिटल क्या है? तो वो है सैंटियागो, ये भी याद रखना। वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बता दिया, ठीक। तो चिल है 95th मेंबर ऑफ आईएसए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की लास्ट वाले सेशन में बात की थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 2015 में हुआ था। और इसके हेड कौन है? अजय माथुर जी हैं। चाहो तो लिख लो या जैसा चाहो। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत के सर्वेयर जनरल ऑफ हाल ही में भारत के सर्वेयर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये है इनकी तस्वीर जो बन चुके हैं या नियुक्त किए गए हैं किस पद पर? सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर। और इनका नाम है हितेश कुमार मकवाना, और ये हैं सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये हेड होते हैं किस डिपार्टमेंट के? सर्वे ऑफ इंडिया के। और ये सर्वे ऑफ इंडिया है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। अब इस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? ये जो मंत्रालय है साइंस और टेक्नोलॉजी, इसके केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनका भी नाम याद रखना है। तो इतनी चीजें याद रखनी है, राइट। हो सकता है ये पूछा जाए कि सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी याद रखना है। हितेश कुमार मकवाना जी हैं सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ा जाए। Which among the following universities topped the QS Asia University Rankings 2024? निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में सबसे ऊपर है? तो अभी एक रैंकिंग आई है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के लिए। बताना है इसमें किस विश्वविद्यालय ने टॉप किया है।
तो ये है वो विश्वविद्यालय जिसने टॉप किया है इस रैंकिंग में, जिसका नाम है क्यूएस एशिया के लिए है, ये ग्लोबल नहीं है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। और ये है पैकिंग यूनिवर्सिटी, कहाँ की है ये? चाइना की है, ये भी याद रखना है। अगर हमारे भारत की बात करें तो सबसे अच्छा स्थान या जो सबसे अच्छी रैंक है वो ली है किसने? आईआईटी बॉम्बे ने। और कितनी है वो? 40वां पद है इस क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में, आईआईटी बॉम्बे का। और भारत में अगर बात करें तो ये टॉप पर है इस रैंकिंग में। और एशिया की बात करें तो ये 40वें स्थान पर है, आईआईटी बॉम्बे। इसका भी नाम याद रखना है, राइट। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 वाज लॉन्च्ड इन विच सिटी? तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व खाद्य भारत 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है, किस शहर में? ये बताना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, हो सकता है, लेकिन आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 है, इसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने। दूसरा संस्करण था, कहां पर, किस शहर में, ये बताना है। तो इसका उद्घाटन, ऑप्शंस देखो अगर पता चल रहा हो, अगर नहीं पता है तो इसका उद्घाटन हुआ है प्रगति मैदान में। अब इतने दिन में इतनी बार पढ़ चुके हैं, प्रगति मैदान कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, जहां पर पीएम मोदी जी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है जो याद रखना है कि यहाँ पे रोबोट टाइप का ये आप चीज देख रहे होगे, ये तस्वीर, ये है मैस्कॉट या फिर शुभांकर इस वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 एग्जीबिशन का। और इस मैस्कॉट का नाम याद रखना जरूरी है, इसका नाम है मिलिंद, कुछ इस तरह से, मिल और IND, इंडिया का IND और मिल का MILL, तो ये हो जाता है मिलिंद, जो कि शुभांकर है इस वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 एग्जीबिशन का, जिसको पीएम मोदी जी ने उद्घाटन किया, कहां पर? प्रगति मैदान में। तो याद रखना है मिलिंद मैस्कॉट का नाम है। अगला प्रश्न, रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? हाल ही में किसे मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? तो बताओ भाई, कौन बन चुके हैं नए मुख्य सूचना आयुक्त? ऑप्शन देखो अगर कोई आइडिया है। हीरालाल समारिया जी हैं नए मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी याद रखना है। हीरालाल समारिया जी हैं नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नेम्ड कॉलिंस डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर 2023? निम्नलिखित में से किसे कॉलिंस डिक्शनरी के वर्ष 2023 के शब्द के रूप में नामित किया गया है? काफी ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। हर डिक्शनरी हर साल अपना एक वर्ड या फिर वर्ड ऑफ द ईयर के नाम से एक वर्ड चूज करती है और उसको घोषित करती है, ठीक। तो जो कॉलिन डिक्शनरी है उसने 2023 के लिए कौन सा शब्द चुना है 2023 के लिए, ये बताना है। तो ऑप्शन देखो, आइडिया है कुछ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया है वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए कॉलिंस डिक्शनरी ने। ये जो कॉलिन डिक्शनरी है ये कहाँ, किस या फिर किस कंट्री की है या फिर कौन से कंट्री की बेस्ड है, कुल मिला के कहाँ से इजाद है या फिर कहाँ की है, ये पूछना चाह रहा है। तो ये है ब्रिटिश बेस्ड डिक्शनरी या फिर यूनाइटेड किंगडम की है ये डिक्शनरी, जिसका नाम है कॉलिंस डिक्शनरी। और इसका 2023 के लिए जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर AI। आगे बढ़ा जाए। अभी ऑक्सफोर्ड का भी वर्ड ऑफ द ईयर आएगा, तो जितनी भी डिक्शनरीज हैं, 2-3 हैं, मेरियम वेबस्टर भी अपना वर्ड ऑफ द ईयर देता है, इसी तरह 2-3 डिक्शनरीज हैं, तीनों के नाम याद रखना जरूरी रहते हैं। आगे आएंगे तो उनसे भी परिचित हो जाएंगे हम, राइट। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट ग्लोबल AI सेफ्टी समिट वाज हेल्ड इन? पहला वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो ये पहली वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन है, राइट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहली बार हो रहा है वर्ल्ड लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सुरक्षा शिखर सम्मेलन, राइट।
तो हम देख रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका मिसयूज भी हो सकता है। तो ये समिट या शिखर सम्मेलन इसी चीज को लेकर है, या इसका जो पर्पस है वो यही है कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छा यूज कर सकते हैं, एक पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं, राइट, और कैसे हम बचा भी सकते हैं कि इसका दुरुपयोग ना हो। और ये पहली समिट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहां पर हुई है? यूके में हुई है, याद रखना है, क्योंकि पहली बार हो रही है, यूनाइटेड किंगडम, राइट। आगे बढ़ा जाए। पहली ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट यूके। अगला है रिसेंटली द सिक्स्थ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो हाल ही में 6वें भारत विनिर्माण शो का उद्घाटन किस शहर में किया गया था, ये बताना है। तो जो 6वां भारत विनिर्माण शो है इसका उद्घाटन किस शहर में हुआ है, ये बताना है। ऑप्शंस देखो, ये हुआ है, अगर स्टेट की बात करें तो कर्नाटक में। अब ऑप्शंस में समझ जाओगे आप। बेंगलुरु है करेक्ट आंसर। अगर हम सिटी की बात करें जहां पर इसका उद्घाटन हुआ है 6वें भारत विनिर्माण शो का, किसने इसका उद्घाटन किया है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर कौन है? रक्षा मंत्री कौन है? केंद्रीय रक्षा मंत्री मिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। कहां पर? बेंगलुरु में, राइट। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम याद रखना, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। थीम याद रखना जरूरी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड थीम है 6वें भारत विनिर्माण शो की, जो कि किसके द्वारा उद्घाटन किया था? राजनाथ सिंह जी द्वारा, बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2023 वाज हेल्ड इन। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2023 कहां आयोजित किया गया था? तो ये वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का लोगो बनाया गया है उस तरह से, और यहां पर देख पा रहे होगे लिखा है लंदन। तो यहां से हिंट तो मिल ही गई है। तो यूके लंदन में आयोजित किया गया था वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट, जो भी पर्यटन को लेकर एक जो मार्केट है, या एग्जीबिशन कह सकते हो, एग्जीबिशन के रूप में एक पर्यटन को लेकर एग्जीबिशन लगाई गई। कहां पर? लंदन यूके में। भारत की तरफ से भी यहाँ पे एग्जीबिशन किया गया, शोकेस किया गया, जो भी भारत के प्रोडक्ट्स हैं और जो भी यहाँ पर ट्रैवल करते समय लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं या फिर करना चाहिए, तो उन चीजों को भी वहां पे भारत की तरफ से शोकेस किया गया इस वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2023 में। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु वाज अवार्डेड विद वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जिसको हम, या जिसको ऑस्कर ऑफ द फोटोग्राफी भी बोला जाता है या जाना जाता है कैजुअली, ठीक। बताना है इनमें से किसने जीता है 2023 में ये अवार्ड। तो ये है इनकी तस्वीर, ऑप्शन देखो, और ये है विहान तल्या विकास जी, और ये 10 साल के हैं, बेंगलुरु के हैं ये, जिन्होंने ये अवार्ड जीता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। और ये फोटो है जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। यहाँ पे भगवान कृष्ण जी की मूर्ति आपको दिख रही होगी, और यहां पर एक स्पाइडर दिख रहा है अगर ध्यान से देखोगे। ये पूरी कंप्लीट तस्वीर है जिसके लिए इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है, ठीक, जिनका नाम है विहान तल्या विकास। 10 साल के हैं ये, इनको अपनी कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली भारत बोटैनिक्स अनाउंस्ड इंडियाज लार्जेस्ट कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी इन, यहाँ पे डैश होना चाहिए। तो हाल ही में भारत वनस्पति विज्ञान ने भारत की सबसे बड़ी ठंडे तेल उत्पादन सुविधा की घोषणा की है। बताना है कहां पर, यहां पर भी थोड़ा सा गलती है, ठीक। जगह बतानी है कि ये जो भारत की सबसे बड़ी है इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी है, मतलब तेल निकालने की जो सुविधा है, जिसको आमतौर पे हम पिराई बोलते हैं, देसी भाषा में आपने सुना होगा। जो लोग गांव से संबंध रखते हैं थोड़ा बहुत, या थोड़ा बहुत अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, तेल की पिराई होती है ना, जैसे तेल जो बीज होते हैं उनमें से तेल निकाला जाता है उनको दबाकर, ठीक है, ना कि उनको टेम्परेचर देकर। तो ये जो प्रोसेस है
कि किसी भी सीड को दबाकर तेल निकाला जाए उससे, इसको हम बोलते हैं कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन। और ये जो सुविधा है भारत बोटैनिक्स की तरफ से, भारत की सबसे बड़ी सुविधा लगाई गई है जहां पर हम ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर पिराई कर सकते हैं। और ये भारत की सबसे बड़ी प्लांट बोल सकते हो या फिर सुविधा बोल सकते हो, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहां पर की गई है? राजकोट में लगाया गया है ये प्लांट। ऑप्शंस में से देख के बताओ कहां है। तो गुजरात, राजकोट में भारत बोटैनिक्स की तरफ से भारत की सबसे बड़ी कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाई गई है। अगर ये भारत की सबसे बड़ी है तो इसका एरिया कितना है? ये 16,000 फीट स्क्वायर में फैला हुआ है ये फैसिलिटी, राइट। कहां पर? गुजरात, राजकोट में। किसके द्वारा? भारत बोटैनिक्स द्वारा। ये कहां की कंपनी है? कहां की? महाराष्ट्र की है, जिसने ये फैसिलिटी लगाई है। यहां पे देख रहे हो पिक्चर में लिखा भी है शुद्ध तेल, या फिर सुना है ना कच्ची घानी का शुद्ध तेल। तो कुल मिला के ऑयल निकालने का ये प्रोसीजर है, प्रोसेस है, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली मंडुआ एंड झंगोरा मिलेट्स गॉट जीआई टैग एंड बोथ बिलोंग टू विच स्टेट और यूटी। हाल ही में मंडुआ और झंगोरा बाजरा को जीआई टैग मिला है और दोनों किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, ये बताना है। राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। मंडुआ और झंगोरा जिनको जीआई टैग मिला है, ये बिलोंग करते हैं उत्तराखंड को, राइट। दो चीजें और याद रखनी है, उनको भी जीआई टैग मिला है और दोनों ही उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं। एक है बेरीनाग टी और दूसरा है बिच्छू बूटी फैब्रिक, ठीक। इन दोनों के भी नाम याद रखने हैं जिनको जीआई टैग मिला है। तो कुल मिला के 4 जीआई टैग दिए गए हैं, मंडुआ को, झंगोरा को, बेरीनाग टी को और बिच्छू बूटी फैब्रिक को, जो कि चारों बिलोंग करते हैं कहां को? उत्तराखंड को। जीआई टैग डायरेक्ट पूछे जाते हैं ऐसे ही, राइट। तो इनमें से किसी का भी नाम हो, कहां को बिलोंग करते हैं? उत्तराखंड को। अगला है, रिसेंटली द थ्रोन रूम इन राजभवन वाज रीनेम्ड आफ्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इट इज सिचुएटेड इन, यहाँ पे डैश होना चाहिए था। हाल ही में राजभवन ने सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रख दिया था या रखा गया था, और ये कहाँ स्थित है ये बताना है। तो अभी हाल ही में थ्रोन रूम राजभवन में था, एक थ्रोन रूम था या फिर सिंहासन कक्ष था, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। उसका नाम बदल के, इस थ्रोन रूम का नाम बदलकर किसके नाम के ऊपर रख दिया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम के ऊपर रख दिया गया है। बताना है ये राजभवन है कहां पर, जिसका ये जो थ्रोन रूम है जिसका नाम बदला गया है। तो ये जो राजभवन है ये है कोलकाता में, और इसके थ्रोन रूम का नाम बदल कर दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी रूम। ठीक है, याद रखना है यूनिटी रूम कर दिया गया है, और आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी रूम है थ्रोन रूम का, जो राजभवन में था, राइट, नया नाम। और ये राजभवन है कहां पर? कोलकाता में। आगे बढ़ा जाए। Recently, ISRO's Aditya L1 mission recorded the first ever sight of solar flares and named as। हाल ही में इसरो ने आदित्य L1 मिशन ने सॉरी हाल ही में इसरो के आदित्य L1 मिशन के, एक मिनट, ठीक है, मैं ही बार बार गलत पढ़ रहा हूं। हाल ही में इसरो के आदित्य L1 मिशन ने सौर चमक की पहली दृष्टि दर्ज की, और इसे क्या नाम दिया गया है ये बताना है। तो आदित्य L1, इसके बारे में हमने अगस्त में बात की थी। हमारी जो भारतीय स्पेस एजेंसी है इसरो, भारत की तरफ से पहला प्रयास है किसको एक्सप्लोर करने को? सन को एक्सप्लोर करने को। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की तरफ से पहला प्रयास है, ठीक, सन को एक्सप्लोर करने का।
और ये मिशन जो लॉन्च किया गया था उसके बाद पहली सोलर फ्लेयर दिखी है या फिर रिकॉर्ड की गई है, और इसका नाम रखा गया है क्या, ये बताना है। तो यहाँ एक चीज लिखी हुई है, देखो आके यहाँ पे, तो ये हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और ये है हेलियोस 1। ये है पहली सोलर फ्लेयर, ठीक, पहली सौर चमक जिसको रिकॉर्ड किया गया आदित्य L1 मिशन के अंतर्गत, और इसका नाम क्या रखा गया है, हीलियोस 1। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं अगर ये एग्जाम में भी ऐसे ही आ जाते हैं। तो हेलियोस 1 कुछ इस तरह, आई नहीं है यहाँ पर, 1 है जो कि L1 को डिनोट कर रहा है, राइट। तो हाई एनर्जी, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अगला प्रश्न है, रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज वाज इंडक्टेड इन यूनेस्कोस क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क एज सिटी ऑफ म्यूजिक। तो अभी हमने सिटी ऑफ लिटरेचर पढ़ा था, तो हाल ही में निम्नलिखित शहरों में से किसे यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में शामिल किया गया था। तो अभी यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर हमने पढ़ा था, शामिल किया गया था। अब सिटी ऑफ म्यूजिक यूनेस्को द्वारा बनाया गया है भारत में, बताना है किसको। तो ऑप्शंस या फिर हिंट के लिए मैं बता सकता हूं कि तानसेन है हिंट। तानसेन जी कहां को बिलोंग करते थे, बताओ। MP को बिलोंग करते थे, और ऑप्शंस में से पता चल जाएगा। ग्वालियर है जो बन चुका है सिटी ऑफ म्यूजिक, किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा, ठीक है। और सिटी ऑफ लिटरेचर कौन सा है, कोझीकोडे है, कहां पर, केरला में। Recently, DY Chanchud inaugurated a cafe in the Supreme Court and it is named as dash। हाल ही में DY चंद्रचूड़ जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैफे का उद्घाटन किया है, और इससे नाम क्या दिया गया है ये बताना है। तो DY चंद्रचूड़ जो कि हमारे CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इन्होंने उद्घाटन किया है एक कैफे का सुप्रीम कोर्ट में, उसका नाम बताना है उस कैफे का। ऑप्शंस देख लो अगर कोई अंदाजा है, और इस कैफे का नाम है मिट्टी कैफे। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस कैफे की खास बात यह है कि यहाँ पे जितने भी जो वर्कर्स हैं, जिनको भी रोजगार दिया गया है, वो ऐसे लोग हैं जो कि किसी ना किसी रूप में शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं या फिर विकलांग हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को इस कैफे में रोजगार दिया जाता है, मतलब जितने भी वर्कर्स हैं जो काम करने वाले हैं, उनको, जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है, एम्प्लॉयमेंट दिया गया है इस कैफे में। और ये जो मिट्टी कैफे है, ये एक NGO है मिट्टी नाम का, जो कि ये चलाते हैं, राइट। तो एक अच्छा इनिशिएशन है, जो हमारे विकलांग भाई बहन है उनको एक मौका देने का, अवसर देने का, एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का, राइट। और ये मिट्टी कैफे कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में इनॉग्रेशन हुआ है, किसके द्वारा, हमारे CJI जी द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी द्वारा। आगे बढ़ा जाए। Which of the following launched an software named Encore? निम्नलिखित में से किसने Encore नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो Encore की जो सॉफ्टवेयर है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इनमें से RBI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसका Encore का फुल फॉर्म देखोगे तो हो सकता है समझ आ जाए, एनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो ये जो Encore है, ये लॉन्च किया गया है, जो सॉफ्टवेयर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, याद रखना है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, एनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, Encore, ठीक है। थोड़ा सा मिल भी रहा है Encore और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Which among the following topped the Hurun India philanthropy list 2023? तो निम्नलिखित में से कौन हुरुन इंडिया फिलंथ्रॉपी सूची 2023 में सबसे ऊपर है, ये बताना है। तो ये जो सूची है जिसका नाम है हुरुन इंडिया फिलंथ्रॉपी लिस्ट, फिलंथ्रॉपी का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। फिलंथ्रॉपी का मतलब होता है परोपकार, और फिलंथ्रॉपिस्ट का मतलब होता है जो परोपकार करे। तो जो परोपकार की जो सूची है भारत की, किसके द्वारा, हुरुन द्वारा, इसमें टॉप पे कौन रहा है,
ठीक, कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा परोपकार किसने किया है। ऑप्शंस अगर देखो तो जो इस लिस्ट में सबसे टॉप पर हैं वो हैं HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर। अब बताओ ऑप्शंस में से। शिव नादर हैं HCL टेक्नोलॉजीज के फाउंडर। अजीम प्रेम जी किसके हैं, विप्रो के हैं। ये भी पूछे जा चुके हैं पहले दोनों ही, राइट। अच्छा, अब परोपकार की बात हो रही है तो परोपकार क्या कर सकते हैं। ठीक, बड़ी कंपनीज है या कोई बड़ा इंसान है वो क्या परोपकार कर सकता है, कैसे परोपकार किया जाता है। तो परोपकार किया जा सकता है दान देकर। तो शिव नादर जी ने 2024 करोड़ रुपए दान दिए हैं, डोनेशन किया है 2022-23। अगर इस साल में देखें 2022 से लेकर 2023 जो साल है उसमें 2024 करोड़ का डोनेशन किया है, और इसी के चलते ये इस लिस्ट को टॉप कर चुके हैं, हुरून इंडिया फिलंथ्रॉपी लिस्ट को, राइट। शिवनाथन नाम याद रखना है इनका, HCL टेक्नोलॉजीज के फाउंडर हैं। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली द 42nd एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 वाज इनॉग्रेटेड इन दिस सिटी। तो हाल ही में भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 के 42वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया था। तो ये जो भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला है 2023 42वां संस्करण है, बताना है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है या फिर उद्घाटन कहाँ पे हुआ था। तो ये जो 42वां इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है इसका उद्घाटन हुआ है भारत मंडपम में। भारत मंडपम कहाँ है, न्यू दिल्ली में, राइट। और ये 42वां संस्करण है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का, ये भी याद रखना है। कहां पर, न्यू दिल्ली, भारत मंडपम, प्रगति मैदान। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली क्रिकेटर मैग लैनिंग अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट एंड शी बिलोंग टू विच कंट्री। तो हाल ही में क्रिकेटर मैग लैनिंग ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की और वह किस देश से संबंधित थी। संबंधित तो अभी भी हैं, लेकिन एज क्रिकेटर वो किस टीम से खेलती थी या फिर किस देश की हैं, ये पूछा जा रहा है। जिन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट दिया है, जिनका नाम है मैग लैनिंग, और ये है इनकी तस्वीर। और ये जर्सी से आपको समझ आ गया होगा कि ये किस टीम को बिलोंग करती हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम को बिलोंग करती थी। और ये फॉर्मर कैप्टन थी, मतलब पहले ये कैप्टन थी ऑस्ट्रेलियन विमेन क्रिकेट टीम की। जो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम है उसकी कैप्टन थी मैग लैनिंग, जिन्होंने अपना मतलब रिटायरमेंट जो है उसका अनाउंसमेंट कर दिया है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से, राइट। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली आईसीसी अनाउंस्ड विच इंडियन क्रिकेटर इन आईसीसी हॉल ऑफ फेम इन नवंबर 2023। तो हाल ही में आईसीसी ने नवंबर 2023 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय क्रिकेटर की घोषणा की है। तो कौन शामिल हो चुका है नवंबर 2023 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा एक हॉल ऑफ फेम है जिसमें ऐसे प्लेयर्स को शामिल किया जाता है जो काफी ज्यादा फेमस हो, पॉपुलर हो, काफी ज्यादा मतलब उनका जो करियर है काफी ज्यादा अच्छा रहा हो, राइट। तो ये है वीरेंद्र सहवाग जी, जिनको शामिल किया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 2023 नवंबर में, अभी हाल ही में, राइट। रिसेंटली हु वन द ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो हाल ही में ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है। इनकी तस्वीर से आप परिचित हो गए, कई बार इनकी तस्वीर देखी जा चुकी है। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने, और ये है मैक्स वर्स्टेपन। आगे बढ़ा जाए। रेड बुल टीम की तरफ से ये रेस करते हैं और बेल्जियम के हैं अगर इनके देश की बात करें। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वन द 19th कलाकार पुरस्कार अवार्ड। तो ये जो 19th कलाकार पुरस्कार अवार्ड है ये किसके द्वारा जीता गया है अभी हाल ही में नवंबर 2023 में, ये बताना है। ये है इनकी तस्वीर और ये है अपोलिनेरिस डिसूजा, इनका नाम है। और ये कहाँ को बिलोंग करते हैं बताते हैं अभी। तो ये जो कलाकार पुरस्कार अवार्ड है, पहली बात तो ये दिया जाता है कर्नाटक स्टेट में,
और केवल उन्हीं को दिया जाता है जो इस स्टेट को बिलोंग करते हैं। मतलब जिनको भी दिया जाएगा वो कहाँ को बिलोंग, मतलब उन्हीं को दिया ही जाएगा जो कर्नाटक स्टेट को बिलोंग करते हों, राइट। और अपोली नेरिस डिसूजा जी हैं इसके विनर 19th कलाकार पुरस्कार अवार्ड के। अगर इनकी बात करें तो ये कोंकणी भाषा के सिंगर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं और कंपोजर भी हैं। तो ये है विजेता 19th कलाकार पुरस्कार अवार्ड के। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज सीएमडी ऑफ कोंकण रेलवे, यहाँ पे वॉज होना चाहिए था। हाल ही में कोंकण रेलवे के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस देखो भाई। सीएमडी का मतलब क्या है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट। कोंकण रेलवे का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया अभी हाल ही में? तो संतोष कुमार झा जी को बनाया गया है सीएमडी किसका? कोंकण रेलवे का। कोंकण रेलवे की अगर बात करें, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में केआर के रूप से जानते हैं, तो ये जो इंडियन रेलवेज के कुल 9 जोन्स हैं, इंडियन रेलवेज हमारा 19 जोन्स में बटा हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कई बार। तो जो इंडियन रेलवेज के 19 जोन्स हैं उनमें से एक है कोंकण रेलवे भी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। ये भी याद रखना है, ठीक। अगर कोंकण रेलवे की बात करें या इस जोन की बात करें तो इसमें 69 स्टेशन है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो संतोष कुमार झा जी हैं सीएमडी किसके? कोंकण रेलवे के। The 6th India OPEC Energy Dialogue High Level Meeting was held in which among the following? तो छठवीं भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता उच्च स्तरीय बैठक निम्नलिखित में से किसमें आयोजित की गई थी? या इनमें से कहां पर? किसमें नहीं, इनमें से कहां पर आयोजित किया गया है 6th इंडिया ओपीईसी एनर्जी डायलॉग? पहले तो ये जान लो ओपीईसी क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपीईसी का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये है इसका लोगो। बताओ भाई ये कहां आयोजन हुआ है इस मीटिंग का? तो ऑप्शंस के लिए बता देते हैं, या सॉरी हिंट के लिए बता देते हैं कि इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है ओपीईसी का जहां पर हेडक्वार्टर है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि ओपीईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो बताओ भाई कहाँ है? चलो हिंट के लिए एक चीज और बता देते हैं, अगर नहीं याद है हेडक्वार्टर ही बता देते हैं। ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर। अब ऑप्शंस में से देख के बताओ। तो वियना है कैपिटल ऑस्ट्रिया की, जहां पर ये छठवीं इंडिया ओपीईसी एनर्जी डायलॉग हुई है, हाई लेवल मीटिंग हुई है, ठीक है। कहां हुई है? वियना में, ऑस्ट्रिया। आगे बढ़ा जाए। ओपीईसी का फुल फॉर्म भी याद रखना है, क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? यहाँ पे डायरेक्टर होना चाहिए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? नवंबर 2023 की बात हो रही है। अभी हमें अक्टूबर में यह भी पढ़ा था कि मुनेश कपूर भी बनाए गए थे डायरेक्टर, ठीक है। तो एक समय में एक से ज्यादा डायरेक्टर्स हो सकते हैं, आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो जो नवंबर 2023 में बनाए गए हैं, मनोरंजन मिश्रा जी बनाए गए हैं आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, है ना। इनका नाम याद रखना है। नवंबर 2023 में बनाया गया है इनको, मनोरंजन मिश्रा जी को, आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली श्री मनोज कुमार इनॉग्रेटेड दिवाली उत्सव ग्रामशिला खादी लॉन्च इन। शिला नहीं, यहाँ पे शिल्प है। तो हाल ही में श्री मनोज कुमार ने दिवाली उत्सव ग्राम शिल्प खादी लॉन्च कहां उद्घाटन किया है, ये बताना है। का उद्घाटन कहां किया ये बताना है। इस बार टाइपिंग मिस्टेक काफी ज्यादा हो गई है, ठीक, अगली बार से ध्यान रखना पड़ेगा। तो श्री मनोज कुमार जी ने उद्घाटन किया है किसका? दिवाली उत्सव ग्राम शिल्प खादी लॉन्च का
कहां पर ये बताना है। तो ये हुआ है कैनॉट प्लेस में, और जो कि कहां पे है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है। श्री मनोज कुमार जी जिन्होंने इसका उद्घाटन किया, ये कौन है? ये केवीआईसी के चेयरमैन है। राइट, केवीआईसी क्या है? खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक, एक आयोग है किसको लेकर? खादी और ग्रामोद्योग को लेकर। ठीक, जिसके चेयरमैन कौन है? श्री मनोज कुमार जी, जिन्होंने उद्घाटन किया है दिवाली उत्सव ग्राम शिल्प खादी लॉन्च का। कहां पर? न्यू दिल्ली में। अगर हम केवीआईसी की बात करें, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की बात करें, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है कहां पर है? मुंबई में। ये भी याद रखना है। और चेयरमैन कौन है? मनोज कुमार जी हैं। राइट। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है जो केवीआईसी है? तो ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई का क्या मतलब है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। और इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के? नारायण राणे हैं। इनका नाम भी याद रखना है, ये भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। ठीक है, तो जो केवीआईसी है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वन द फाइड ग्रैंड स्विस चेस इवेंट? निम्नलिखित में से किसने फाइड ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता जीती है? फाइड क्या है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। और ये जो इवेंट है ग्रैंड स्विस चेस इवेंट, किसने जीता है नवंबर 2023 में भी हाल ही में? ये बताना है। यहाँ पे कौन टॉप पर रहा है स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें, तो ये है इनकी तस्वीर, और ये है विदित गुजराती। राइट, कहां को बिलोंग करते हैं ये? इनके नाम में जरूर गुजराती है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये महाराष्ट्र के हैं, है ना, जिनका नाम है विदित गुजराती। इन्होंने जीता है ग्रैंड स्विस चेस इवेंट, जो कि किसने ऑर्गेनाइज कराया था? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, दैट इज फाइड। फाइड की अगर बात करें, इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछ लिया जाता है, कहां पे है? लॉसेन स्विट्जरलैंड में है। और इसके हेड कौन है या फिर प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है आर्कादी वोरकोविच। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष कौन है? ये है हमारे भारत के विशी जी, विश्वनाथन आनंद जी। इनका भी नाम याद रखना है, फाइड के उप अध्यक्ष के रूप में, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। राइट, पूरा लिख दें क्या? विश्वनाथन आनंद जी, आप समझ जाओगे अब। ठीक है, विशी। तो विदित गुजराती जी हैं विनर किसके? फाइड ग्रैंड स्विस चेस इवेंट के। रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड अखौरा अगरतला रेल लिंक बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? यहाँ पे बिटवीन होना चाहिए था। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अखौरा अगरतला रेल लिंक भारत और किस देश के बीच उद्घाटन किया है, ये बताना है। तो जो अखौरा और अगरतला रेल लिंक है, ये बनाया गया है या उसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। और ये है, यहां से फ्लैग से आपको पता चल रहा होगा, भारत और बांग्लादेश के बीच। राइट, याद रखना है, अखौरा अगरतला रेल लिंक भारत और बांग्लादेश के बीच। Recently, the National Medical Commission announced to assign a unique ID number to every doctor by which year? तो हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किस वर्ष तक प्रत्येक डॉक्टर को एक विशिष्ट आईडी नंबर प्रदान करने की घोषणा की है? तो बताओ भाई, नेशनल मेडिकल कमीशन ने घोषणा कर दी है कि किस साल तक हर डॉक्टर के पास भारत के एक यूनिक आईडी नंबर होगा। जैसे हर नागरिक के पास एक आधार नंबर है अपना, उसी तरह हर डॉक्टर के पास एक अपना यूनिक आईडी नंबर होगा। किस साल तक? तो अगले साल 2024 तक ऐसा अनाउंस किया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा कि हर डॉक्टर के पास अपना एक यूनिक आईडी नंबर होगा। याद रखना है 2024। Recently, who won the Rohini Nayar Prize 2023 for empowering tribal women?
हाल ही में आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए रोहिणी नायर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये जो रोहिणी नायर प्राइज है 2023 का किसने जीता है? पहली बात तो ये जान लो कि ये सेकेंड एडिशन है, ये दूसरी बार इस प्राइज को दिया जा रहा है या नवाजा जा रहा है। राइट, किस लिए मिला है? ये सोशल वर्क के लिए मिला है। इनमें से किसको मिला है ये बताना है। ठीक, एम्पावरिंग ट्राइबल विमेन, आदिवासी महिलाओं को सशक्त करने के लिए किसको दिया गया है इनमें से, ये बताना है। रोहिणी नायर पुरस्कार दूसरी बार दिया जा रहा है और ये है इनकी तस्वीर जिन्होंने ये जीता है, इनको सम्मानित किया गया इससे। और ये हैं दीनानाथ राजपूत जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में ये सोशल वेलफेयर का काम किया, एम्पावरिंग ट्राइबल वुमेन का। ठीक, और याद रखना है कि इसका कैश प्राइज भी इनको मिला है और उसकी भी अच्छी खासी कीमत है। कितनी है? 10 लाख रुपए इंडियन रुपीस। राइट, दीनानाथ राजपूत जी, रोहिणी नायर प्राइज दूसरी बार दिया जा रहा है। Recently, PM Modi announced an extension of the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना for additional dash years। तो हाल ही में पीएम मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अतिरिक्त कितने वर्षों के लिए बढ़ाने की घोषणा की है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो स्कीम थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, फूड सिक्योरिटी स्कीम थी, पीडीएस स्कीम थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत लोगों को मुफ्त में जो है अनाज दिया गया। ठीक है, मुफ्त में 5 किलो चावल या फिर गेहूं दिए जा रहे थे। अब स्कीम के बारे में समझते हैं। ये तो जान लिया क्या हुआ था इस स्कीम में, लेकिन कब ये शुरू की गई थी? तो 2020 में शुरू की गई थी, जब कोविड काल चल रहा था और खाने को लेकर और जो है अनाज को लेकर काफी प्रॉब्लम्स चल रही थी, लोगों को अवेलेबल नहीं हो रहा था। तो उस समय सरकार ने ये स्कीम चलाई थी। फिर इसको 2022 तक के लिए चलाया गया और फिर उसके बाद इसको 2023 के लिए भी एक्सटेंड किया गया, मतलब 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया 2022 में। और अब 2023 में इसको कितने साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया ये बताना है। तो इसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया गया है। तो इसकी माने अगर इस आधार से देखें तो 2023 से 5 तो 2028 तक ये स्कीम चलेगी। ठीक है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। राइट, जिसमें 5 किलो चावल या गेहूं मुफ्त में दिया जाता है जिनके पास राशन कार्ड है, बीपीएल कार्ड है। राइट, 5 साल के लिए एक्सटेंशन मिला है। कब लॉन्च हुई थी ये भी याद रखना है, 2020 में लॉन्च हुई थी। ठीक, रिसेंटली एकनाथ शिंदे इनॉग्रेटेड द स्टैचू ऑफ शिवाजी महाराज इन विच स्टेट और यूटी। तो हाल ही में एकनाथ शिंदे जी ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो एकनाथ शिंदे जी ने, जो कि सीएम है कहां के? महाराष्ट्र के, इन्होंने उद्घाटन किया है एक स्टैचू का। किसका? शिवाजी महाराज जी का। कहां पर बताना है आपको। ऑप्शंस देखो, कुछ इस तरह का ये स्टैचू है, देख सकते हो आप। शिवाजी हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं और ये बनाया गया है, महाराष्ट्र के सीएम है, इसलिए ऐसा मत समझना कि ये महाराष्ट्र में ही उद्घाटन किया गया है। ये एक्चुअल में किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि एक यूटी बन चुका है। राइट, और यहाँ के एलजी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। ठीक, तो जम्मू एंड कश्मीर में स्टैचू इनॉग्रेशन हुआ है किसका? शिवाजी महाराज का स्टैचू। राइट, किसके द्वारा? एकनाथ शिंदे जी द्वारा, जो कि है महाराष्ट्र के सीएम। Recently, India junior hockey team won bronze medal at Sultan of Johor Cup 2023, which was held in Dash। तो हाल ही में भारत जूनियर हॉकी टीम ने सुल्तान ऑफ जौहर कप 2023 में कांस्य पदक जीता, जो कहां आयोजित किया गया था? तो हमारी जो भारत की जूनियर हॉकी टीम है उसने ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक, सुल्तान ऑफ जौहर कप 2023 जो इवेंट है इसमें। बताना ये इवेंट हुआ कहां पर था? तो ये इवेंट हुआ था मलेशिया में। राइट, मलेशिया में इवेंट हुआ है जिसका नाम है सुल्तान ऑफ जौहर कप।
हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछा जाए कि ये जो सुल्तान ऑफ जौहर कप है ये किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि हॉकी से संबंधित है। और जो टॉप किया है इस इवेंट में वो कौन सा देश है? जर्मनी ने गोल्ड मेडल जीता है इस इवेंट में, और हमारे भारत का क्या है? ब्रोंज मेडल है। सेकंड पे सिल्वर पे कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो मलेशिया में हुआ था ये इवेंट, सुल्तान ऑफ जौहर कप 2023। Recently, which IIT launched its first campus in तंजानिया? तो हाल ही में किस आईआईटी ने तंजानिया में अपना पहला परिसर लॉन्च किया है? तो आईआईटी ने अपना पहला कैंपस लगाया है किसी तंजानिया कंट्री में। किस आईआईटी ने लगाया है ये बताना है। तो यहां से देख पा रहे होंगे आईआईटी मद्रास ने लगाया है आईआईटी का पहला कैंपस कहां पर? तंजानिया में। तंजानिया की बात करें किस कॉन्टिनेंट को बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है अफ्रीका को, ठीक, कॉन्टिनेंट की अगर बात करें, जहां पर आईआईटी मद्रास ने आईआईटी का पहला कैंपस लगाया। रिसेंटली विच आईआईटी लॉन्च्ड आत्मन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? हाल ही में किस आईआईटी ने आत्मन उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? तो जो आत्मन नाम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, आत्मन का फुल फॉर्म भी याद रखना जरूरी है, जिसका मतलब है एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स। तो इससे भाई ये समझ आ जाता है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है किस लिए बनाया गया है? एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और एयर क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। और ये किस आईआईटी में बनाया गया है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये बताना है। तो ये जो आत्मन नाम का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये बनाया गया है आईआईटी कानपुर में, ठीक है। फुल फॉर्म भी याद रखना है, एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स। रिसेंटली अयोध्या सेट्स गिनीज रिकॉर्ड बाय लाइटिंग डैश लैक दियाज अलोंग सरयू रिवर। हाल ही में अयोध्या ने सरयू नदी के किनारे कितने लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो अयोध्या ने फिर से रिकॉर्ड बना दिया है सबसे ज्यादा दिए जलाने का, और कुछ इस तरह का नजारा रहा होगा। और अयोध्या में जलाए गए थे 22.23 लाख दिए, और इसी के साथ अयोध्या ने एक गिनीज रिकॉर्ड सेट कर दिया गया है फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ दियास, ठीक, जो कि जल रहे हो, लाइटेड दियास। नंबर याद रखना है 22.23 लैक्स। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली मिशन कार्गो ड्रैगन वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हाल ही में मिशन कार्गो ड्रैगन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो जो मिशन कार्गो ड्रैगन है ये लॉन्च किया गया है, यहां से पिक्चर समझ गए होंगे, स्पेस एक्स द्वारा, ठीक। नाम याद रखना है कार्गो ड्रैगन, किसके द्वारा? स्पेस एक्स द्वारा। रिसेंटली एन intercontinental ballistic missile named Minuteman 3 was launched by which country? तो हाल ही में Minuteman 3 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा लॉन्च की गई थी? तो जो Minuteman 3 नाम की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये लॉन्च की गई है यूएस द्वारा, ये भी याद रखना है, Minuteman 3 यूएस। रिसेंटली मिशन इन्फ्यूज वॉज लॉन्च बाय विच अमंग द फॉलोइंग? हाल ही में मिशन इन्फ्यूज निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो मिशन इन्फ्यूज है ये भी शुरू किया गया है किसके द्वारा बताना है? तो ये शुरू किया गया है नासा द्वारा, राइट। नाम याद रखना है मिशन इन्फ्यूज, नासा। तो ये थे आज के टोटल क्वेश्चंस, इसके आगे क्वेश्चन है नहीं, और हम मिलते हैं बाकी के प्रश्नों के साथ पार्ट 2 में, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। तो क्वेश्चन जो है रिवाइज कर लेना एक दो बार, ठीक रहेगा बस, ठीक है। मिलते हैं पार्ट 2 में बाकी क्वेश्चंस के साथ, ठीक। तब तक के लिए पढ़ते रहें, ठीक। ऑल द बेस्ट।